नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। एक एक गद्यांश एक एक चैप्टर से लेकर के आया हूं। पूरे चैप्टर के जितने भी खास खास गद्यांश हैं जो 3-3 साल 4-4 साल लगातार पूछे जा रहे हैं, पूरा आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा। यानी कि आज की इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आप चैप्टर पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इसी में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में फंस जाएगा और 6 अंक आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। बहुत ज़्यादा खास खास गद्यांश हैं, लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर मित्रता है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसका ये गद्यांश बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, देख सकते हो 5 साल लगातार पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही कोई गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि अगर गद्यांश में जगह जगह पर आपको मित्र शब्द, मित्रता शब्द, संगति शब्द, कुसंगति शब्द, मित्रता, मित्र आदि शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है। जैसे इसमें देखो तो यहाँ पर मित्र लिखा, फिर यहाँ पर मित्र लिखा, फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको जगह जगह पर मित्र मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर भी मित्रता लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मित्रता लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मित्रता चैप्टर का है। अब जरूरी नहीं कि आप पाठ पढ़ें या ना पढ़ें, मैं पूरा आपको बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन करना है इस गद्यांश को। ठीक है, मान लो कि एग्जाम में आ गया। अब इसके नीचे देखो प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। ये प्रश्न तो कॉमन है, यानी किसी भी चैप्टर का गद्यांश आएगा तो ये प्रश्न तो पहला प्रश्न तो आपका पक्का यही रहेगा, 100% श्योर है। ठीक है ना, पहला प्रश्न आपका यही रहेगा, या फिर इसको ऐसे चेंज करके लिख सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। ठीक है ना, संदर्भ में भी आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखना होता है, उसमें कोई बाहरी चीजें नहीं लिखनी पड़ती। तो जैसे पाठ का नाम लिखना है तो पाठ का नाम में आप लोग मित्रता लिख देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, और लेखक का नाम में आप लोग रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे आपका ये 2 अंक यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, 2 अंक का आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। अब देखो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखो एक रेखांकित अंश यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। तो आप लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे, फिर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, अब देखो मैं व्याख्या आपको बताता हूं ताकि आप सभी का एक एक डाउट मक्खन रहे, पूरा आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम में कर पाएं। जैसे देखो विश्वास पात्र, विश्वास पात्र मतलब जिस पर हम विश्वास कर सके। ठीक है ना, यानी विश्वास करने योग्य दोस्त या मित्र जो होता है वो हमारे जीवन की एक दवा के समान होता है। ठीक है ना, औषधि की मतलब दवा के समान होता है। हमें अपने दोस्तों से यानी साथियों से, मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए, आशा मतलब उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम यानी अच्छे संकल्पों माने निश्चयों में, परिश्रमों में यानी अच्छे कार्यों में, उत्तम संकल्पों मतलब अच्छे कार्यों में हमें दृढ़ करेंगे, अच्छे कार्यों से हमें दृढ़ करेंगे यानी मजबूत करेंगे। ठीक है ना, हमारी गलतियों, दोषों मतलब हमारी बुराइयों को, और त्रुटियों माने गलतियों से हमें बचाएंगे। ठीक है ना, हमारे सच्चाई, पवित्रता और हमारे मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी हमें मर्यादा में रखेंगे, हमें मर्यादा का पालन करना सिखाएंगे, वो होते हैं विश्वास पात्र मित्र। ठीक है ना, ऐसे ही व्याख्या बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज करके। ठीक है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे यानी जब हम बुराई की ओर जाएंगे तब वो हमें क्या करेंगे, सचेत करेंगे, यानी हमको अच्छाई की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित यानी निराश होंगे, हतोत्साहित मतलब निराश। ठीक है ना, हतोत्साहित मतलब निराश, यानी जब हम निराश होंगे तब वो हमें क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, यानी हमारे अंदर जोश उत्पन्न करेंगे और हमें फिर से मेहनत करने के लिए अग्रसारित करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये व्याख्या हो गई। अब देखो दूसरा, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है और परख होती है। इसका मतलब ये है कि लेखक कहते हैं कि एक सच्ची दोस्ती जो होती है उसमें होता क्या है कि अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम मतलब अच्छे से अच्छे, वैद्य यानी डॉक्टर की सी मतलब डॉक्टर के समान, निपुणता यानी दोस्ती में निपुण। ठीक है ना, निपुणता और जांच होती है, परख माने जांच होती है, यानी जो सच्ची मित्रता होती है उसमें एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरह निपुणता और जांच होती है, और अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य यानी धीरज होता है और कोमलता होती है। ठीक है ना, यानी एक सच्ची मित्रता जो होती है कोमल होती है, माता के धैर्य के समान मित्रता में भी धैर्य होता है और कोमलता होती है। ठीक है ना, और ऐसे ही मित्रता करने का प्रयास प्रत्येक पुरुष को करना
चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब देखिए, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें तम, यानी यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक उत्साहित करेंगे तक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, तो सेम आंसर होगा दोनों का। इसका देखो, एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ ले कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं, तो बस आप लोगों को यहाँ से लिख देना है। ठीक है ना, एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं, तो सच्ची मित्रता में यही आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। या फिर आप जब सच्चे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं इसको लिखना हो, तो आप लोग यही वाला आंसर थोड़ा बहुत चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि ये भी कर्तव्य ही है। ठीक है ना, यानी सच्चाई की तरफ हमें ले जाना, ये भी कर्तव्य ही है। तो इस तरीके से ये पहला गद्यांश आपका सॉल्यूशन हो गया होगा पूरा तरीके से। अब देखिए दूसरा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है ना, कुसंग क्या होता है, बुरी संगति। ठीक है ना, बुरी संगति का ज्वर माने बुखार, यानी बुरी संगति जो होती है हमारे लिए एक बुखार के समान होती है। जैसे बुखार हमारे लिए खतरनाक होती है, वैसे ही बुरी संगति हमारे लिए खतरनाक होती है। ठीक है ना, यह केवल नीति और सद्वृत्ति, सद्वृत्ति माने अच्छी आदतों, ठीक है ना, यह केवल हमारे नीतियों और अच्छी आदतों का विनाश भर ही नहीं करता, बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय करता है, यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी ये नष्ट करता है बुरी संगति। ठीक है ना, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, ये मैं पूरी व्याख्या आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है ना, देखो, कोई भी युवा माने जवान पुरुष यानी जवान व्यक्ति की अगर संगति जो है खराब होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। यानी ये जैसे किसी व्यक्ति के पैर में अगर चक्की बांध दिया जाए तो क्या होगा, दिन पर दिन वो उसको अपनी तरफ ही खींचेगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है ना, यानी दिन प्रतिदिन उसको बुराई की ओर ले जाएगी, उन्नति से उसको हटाती जाएगी। ठीक है ना, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, और यदि व्यक्ति की जो संगति है वो अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो उसे निरंतर यानी लगातार उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से पूरी व्याख्या इसकी हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम सेम टू सेम रहेगा, मित्रताचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंशों की व्याख्या मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, संगति के बारे में, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, या फिर यही प्रश्न आप लोग ऐसे यहाँ पर पूछ सकता है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो बस आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो निरंतर उसे उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इस गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि भाई अगर अच्छी होगी तो उसको अच्छाई की तरफ ले जाएगी, बुरी होगी तो बुराई की तरफ ले जाएगी। सिंपल सी बात, आपको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, देखिए कुसंग का प्रभाव क्या होता है, तो कुसंग का प्रभाव जो होता है सबसे भयानक होता है। ये हमारी अच्छी आदतों का और हमारी बुद्धि को क्षयित करता है, यानी हमारी बुद्धि को भी नष्ट करता है। ठीक है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, तो देखिए यदि वो बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे डे बाय डे अनउन्नति की ओर यानी दिन पर दिन उसको गिराई यानी नीचे की ओर ले जाएगी। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले गद्यांश पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले पेज पे। यहाँ पे दिखेगा नंबरिंग मत देखो। ठीक है ना, मैं यहाँ वहाँ से लिया हूँ गद्यांश, ताकि आप सभी को बेहतरीन चीज़ें बता सकूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकूँ। देख सकते हो 2014 में आया, 16 में आया, 18 में आया। ठीक है ना, देखो जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो यहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, बुरी संगति की छूत से बचो। ठीक है, अब देखो प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो सेम टू सेम आप लोग मित्रताचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो, तो चलिए भाई व्याख्या आपको बताते हैं। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला रेखांकित अंश है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरा रेखांकित अंश है। ठीक है, तो चलो पहले का देखो, यानी कि लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है ना, लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना पैर कीचड़ में डाल देगा, ठीक है ना, एक बार, यानी जब वो कीचड़ में डाल देगा, यानी जब कोई व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है, तब फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है, यानी तब फिर वह यह नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है ना,
यानी कोई भी व्यक्ति अगर बुराई करना शुरू कर देगा तो फिर वह यह नहीं देखता कि वो भाई वो कर क्या रहा है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में यानी बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते यानी धीरे धीरे बुरे काम करते करते क्या होता है कि उसकी घृणा कम हो जाएगी। यानी बुरे काम करने से उसके मन में जो पहले घिन्नत उत्पन्न होती थी, ये होता था कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, जैसे जैसे वो काम वो पर डे करने लगेगा वो क्या होगा, उस काम को लेकर के उसके मन में भी घृणा नहीं रह जाएगी। ये होगा चलो अच्छी बात है, चलिए करते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति उन बातों को रोज करेगा, अभ्यस्त हो जाएगा, उसका रोज का अभ्यास हो जाएगा, तो उससे उसका मन में जो ग्लानि होती थी, घृणा होती थी, वो कम हो जाएगी और पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी। यानी शुरू शुरू में जब वो कोई बुरा काम करता है तो उसको उन चीज़ों से चिढ़ होता है कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वही काम वो रोज़ करने लगता है तो फिर उससे वो चिढ़ नहीं मालूम होगी और उसी काम को वो अपना एक अच्छा लक्ष्य बना लेगा और पर डे करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे इसका अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि तुम्हारा विवेक कुंठित तो हो जाएगा। यानी कहते हैं कि जब तुम बुरी आदतों में व्यस्त हो जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि जो है कुंठित तो हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, बुराई से भर जाएगी और तुम्हें भले बुरे की ज्ञान नहीं रह जाएगी। यानी क्या अच्छा है क्या खराब है तुम ये चीज़ पहचान नहीं पाओगे और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तुम भी बुराई करने लगोगे और जो तुम पहले कहते थे कि यार बुराई नहीं करना चाहिए था तुम भी करने लगोगे, ठीक है ना। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक, उज्ज्वल यानी प्रकाश से भरा हुआ और बिना किसी कलंक के रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि भाई बुरी संगति की छूत से बचो, ठीक है ना। लेखक यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय जो है एकदम साफ सुथरा रहे, उज्ज्वल रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कलंक ना रहे, तो सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगति की छूत से बचो, ठीक है। अब देखिए कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों। यानी कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों नहीं देखता। देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते वह भी घृणा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, देखो कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता, क्यों नहीं देखता, क्योंकि उसकी घृणा जो है कम हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी घृणा कम हो जाती है, इसलिए वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है, ठीक है ना। जैसे ही उसकी घृणा कम हो जाए, देखो आंसर कैसे लिखेंगे, कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य बाद में यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है, यानी वह क्या कार्य कर रहा है, वो ये चीज़ नहीं देखता, ठीक है ना। क्योंकि और क्यों नहीं देखता, क्योंकि उसकी घृणा कम हो जाती है, ठीक है ना, और उसकी वो काम, उसका वो बुरा काम जो है उसकी आदत बन जाती है और वो उस चीज़ को खराब नहीं मानता और अच्छा समझने लगता है। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कुसंगति में पड़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त हो जाता है, उसकी घृणाएं कम हो जाती हैं और फिर वो क्या होता है, समय होते होते अंत होते होते वह बुराई का भक्त बन जाता है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है और उसको भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती, बस इतना आपको लिखना है। पूरे 6 अंक मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 अंक दिला करके जाऊँगा आज की इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखना, जो पर डे चैप्टर को लेकर टेंशन में रहते हो ना कि भैया इतना कम समय बचा है कैसे पूरी बुक पढ़ेंगे, तो भैया आज की वीडियो देख लो, 1-2 घंटे में सब कुछ फिनिश हो जाएगा। देखो यहाँ पर रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोड़ के तीक्ष्ण पर गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब देखो यहाँ पे मिल गया ना ममता शब्द। अब ध्यान देना, मित्रता में क्या होगा कि जो भी गद्यांश मिलेगा उसमें किसी न किसी लाइन में आपको मित्र शब्द जरूर मिलेगा। और यहीं पे ममता, जब ममता चैप्टर का कोई गद्यांश होगा तो उसमें ममता शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ममता शब्द कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा या पिता शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही 2-3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे और वहीं से आप लोग पहचान जाएंगे, या फिर आपको अश्वारोही शब्द देखने को मिला सकता है, ठीक है ना, अश्वारोही, ठीक है। तो ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जिनको देख करके आप जान सकते हो कि ये गद्यांश जो है ये ममता चैप्टर का है, ठीक है। और ममता चैप्टर जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए तो तथा अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दोनों प्रश्न एक ही हैं, अथवा लगा हुआ यानी दो में से किसी एक को करना है, या तो पाठ का नाम लिख दो, लेखक का नाम लिख दो या फिर संदर्भ लिख दो। तो कैसे लिखेंगे, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है ना, ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, यहाँ पे रचयिता नहीं लिखेंगे, जिसके लेखक लिखेंगे, ठीक है ना, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, इतना आपको लिखना है और संदर्भ हो गया, ठीक है। या फिर सिंपल सा पाठ का नाम लिखो, लेखक का नाम लिखो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ये बात टेंशन में मत लेना कि भाई हमें नहीं मिलेंगे, आधा अधूरा नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप पाठ का नाम, लेखक का नाम सीधा लिख दो। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, चलो देखते हैं रेखांकित अंश। देखो
यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है, ठीक है ना। तो अब इसका मैं आपको अर्थ या व्याख्या बता देता हूँ। देखो, लेखक कहते हैं, ठीक ना, लेखक कहते हैं कि ममता जो है शोकग्रस्त थी, यानी दुख में भरी हुई थी, और उसके मन में वेदना थी, यानी उसके मन में कष्ट था, ठीक है ना। मस्तक में आंधी, मस्तक में आंधी होने का मतलब ये है कि मन में अनेकों विचार चल रहे थे, ठीक है ना। मस्तिष्क में उसके अनेकों विचार चल रहे थे, यानी आंधी चल रही थी। और आंखों में बरसात लिए, यानी कि आंखों से उसके आंसू टपक रहे थे, ठीक है ना। वह सुख के कंटक शयन में, यानी कि उसको लग तो ऐसा रहा था कि सुख है, लेकिन वो कैसा बिस्तरा था, कंटक यानी कांटों का बिस्तर था, ठीक है ना। कंटक शयन माने कांटों का बिस्तर में विकल थी, यानी व्याकुल थी, ठीक है ना। लेखक यही कहते हैं कि भले वो महलों में रहती थी, भले वो महलों में रहती थी, लेकिन उसके मन में दुख व्याप्त रहता था, उसके मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते थे, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे, और वो सुख में रहते हुए भी उसको दुख महसूस करती थी और व्याकुल रहती थी, ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि वो विधवा थी, और विधवा का समाज में आप लोग जानते हैं कैसा स्थान होता है, कोई भी इज्जत नहीं करता उनकी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही आपको लिख देना है, प्रस्तुत गद्यावतरण में किसके बारे में और क्या कहा गया है। तो देखो, यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि ममता के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि ममता जो थी वो विधवा थी, ठीक है। और हिंदू विधवा का हमारे समाज में बहुत ही कम स्थान है, निराश्रय है, यानी उसका कोई सहारा नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है, ठीक है ना। देखो, हिंदू विधवा को तुच्छ निराश्रय प्राणी क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि विधवा का समाज में कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी उनको अपना जो है, कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता है, कोई भी उनके लिए सहारा नहीं है, इसलिए उसको निराश्रय कहा जाता है, यानी बिना किसी सहारे के, ठीक है ना, इसलिए उसको तुच्छ कहा जाता है। देखो, उपर्युक्त गद्यावतरण में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, ठीक है। इतना आप लोग लिख देंगे, यानी कि विधवा के दुख को कोई समझने वाला नहीं है, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। देखो, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में करो, तो सेम चीज़ें हैं, आंसर सेम है कि दोस्तों आप लोग बस ऐसे लिखना है कि ममता जो है, ठीक है ना, ममता जो है दुखी थी, ऐसे ही आप लिखेंगे ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान उमड़ रहा था, यहाँ से लिख कर करके शुरू करेंगे और विकल थी तक लिख देंगे, उसकी स्थिति व्यक्त हो गई, ठीक है। बस ऐसे पूरा गद्यांश सॉल्व करेंगे, पूरे अंक मिलेंगे, मैं कहता हूँ, ठीक है। देखो, तीसरा, लाइक शेयर अभी तक कई कंजूस भाई नहीं किए होंगे, पता नहीं कब करेंगे यार, कर दिया करो, ठीक है। पूरी बुक आज के वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं, तो लाइक शेयर करना तो आप सभी का फर्ज है, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अभी के अभी दबा दीजिए तुरंत से, ठीक है। देखो, तीसरा, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ग्रह में जाती हूँ। सीधा देखिए, संदर्भ तो अभी बताया ही हूँ, ममता चैप्टर, ममता जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या चलो बताते हैं भाई। देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखांकित अंश है, ठीक है ना। तो चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब एक अश्वारोही यानी घुड़सवार किसके पास गया, ममता के पास गया, तो ममता ने उससे क्या, जब वो पूछ रहा था कि एक दिन हमारे जो शहंशाह थे यानी हुमायूं, शहंशाह यहाँ पर किसको कहा गया है, हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं ही रात में गया था, वहाँ पे रात बिताया था, ठीक है ना। जब उसको उसके पीछे सैनिक दौड़ रहे थे उसको जान से मारने के लिए, तो रात वहीं झोपड़ी में रह करके गुजारा था, जिससे उसने अपनी जान बचाई थी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि ममता बताती है उन घुड़सवारों को कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, यानी जिस जिस व्यक्ति को मैंने यहाँ पर आश्रय दिया था उसने अपने सैनिकों को, अपने साथियों को मेरा घर बनवाने के लिए आदेश दे चुका था, ठीक है ना। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, मैं यही सोचती थी कि यार वो आएंगे और मेरी झोपड़ी को खोद देंगे और यहाँ पर बड़ा सा महल बना देंगे, और मुझे वो काम मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी झोपड़ी बहुत पसंद थी, ठीक है ना। भगवान ने सुन लिया, यानी भगवान ने उसके द्वारा कही गई बातों को सुन लिया, और कहती है कि मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, यानी मैं इस झोपड़ी को छोड़ करके जा रही हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या फिर महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर मतलब सदियों से, चिर माने सदियों तक, विश्राम गृह माने आराम करने वाले घर में, यानी कि कहाँ पर, स्वर्ग में, ठीक है ना। कहती हैं कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, यानी ममता की मृत्यु हो चुकी थी, कहती हैं कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ और तुम यहाँ पे ये जो जगह छोड़े जा रही हूँ, झोपड़ी छोड़े जा रही हूँ, चाहे महल बनाओ, चाहे मकान बनाओ, चाहे कोलिया बनाओ, कुछ भी बनाओ, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो बनाओ, ठीक है। ये कह करके जाते हैं। देखो, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो हुमायूं के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। बस आप लोग ऐसा लिख देंगे,
आंसर हो जाएगा। चिर विश्राम ग्रह से क्या आशय है कि वो सदियों के लिए यानी हमेशा के लिए कहाँ पर चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गई, ये चीज़ आपको लिख देना है। आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या था, वो इसलिए डर रही थी क्योंकि उन्हें अपनी झोपड़ी अत्यधिक पसंद थी। ठीक है ना, और वो इसलिए सोचती थी कि वो आएंगे और मेरी झोपड़ी को खोद डालेंगे, इसलिए वो हमेशा भयभीत रही। ठीक है ना, वह ममता आजीवन क्यों भयभीत रही, क्योंकि उसकी झोपड़ी को खोदवाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया था, इसलिए भयभीत थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले गद्यांश पे। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और गद्यांश पर जो कि बहुत ज़्यादा खास था भाई, मित्रता चैप्टर का है, लेकिन बताया हूँ कि इधर उधर सभी गद्यांश हैं। देखिए मैं स्कैन करने में थोड़ा इधर उधर कर दिया हूँ, बाकी दिक्कत नहीं है, पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ये गद्यांश 3 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और मित्रता चैप्टर का है। तो शुरू होता है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार से लेकर के धोखा न होगा तक है। ठीक है, अब देखो इसके संदर्भ में तो आप लोग पाठ का नाम लिख देंगे मित्रता, लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये हो गया। रेखांकित अंशों की व्याख्या, 2 रेखांकित अंश हैं, तो चलिए पहले का पहले बताते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, देखो लेखक कहते हैं कि मित्र का कर्तव्य यानी मित्र का कर्तव्य बताते हुए लेखक कहते हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे ऊंचे और बड़े बड़े कामों में, ठीक है ना, उच्च और महान कामों में यानी ऊंचे और बड़े बड़े कामों में हमें सहायता दे। ठीक है, हमारे मन को बढ़ाए यानी हमें उत्साह दे, साहस दिलाए हमें। ठीक है ना, कि जितनी हमारी औकात नहीं है कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से यानी अपनी औकात से ज़्यादा काम कर जाओ। यानी ओरिजिनल मित्र वह है जो हमें इस प्रकार ताकत प्रदान करे बड़े बड़े कामों के लिए करने के लिए, वो हमें ऐसे उत्साहित करे कि जितनी हमारी औकात नहीं है, जितनी हमारी सामर्थ्य नहीं है, उससे हम कई गुना ज़्यादा काम कर जाएं। ठीक है, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। यानी लेखक कहते हैं कि यह कर्तव्य जो है, ऐसा काम वही मित्र करेगा जो दृढ़ चित्त वाला हो यानी कठोर संकल्प वाला हो, और सत्य संकल्प यानी सच्चे संकल्प का मित्र होगा, वही ऐसा काम तुमसे करवा सकता है। वरना सब तो लूटने वाले होते हैं, फ्री के पैसे से, आपके पैसे से खाने वाले होते हैं। ठीक है ना, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। यानी लेखक कहते हैं इस वजह से हमें ज़्यादातर उन्हीं मित्रों को खोजना चाहिए जो हमसे ज़्यादा ऊंचे संकल्प के हों, जिनके अंदर ज़्यादा थोड़ी ताकत हो। ठीक है ना, आत्मबल, जिनके अंदर ज़्यादा आत्मसंकल्प हो, हमें उन्हें दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के। लेखक कहते हैं कि मित्र हों तो सम्मानित हों यानी आचरण संपन्न हो, संस्कार संपन्न हो, और शुद्ध हृदय के हों यानी अच्छे दिल वाले हों। ठीक है, बोलने चालने में ठीक हों, मृदुल हों यानी मीठी वाणी बोलने वाले हों, और पुरुषार्थी हों यानी आलसी बिल्कुल भी ना हो, ताकतवर हों। ठीक है, हमें ऐसे ही मित्र ढूंढना चाहिए। शिष्ट यानी आचरण संपन्न, ठीक है ना, सदाचार संपन्न, और सत्यनिष्ठ हों यानी हमेशा सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हों, कभी झूठ बोलने वाले ना हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें। यानी हम अपने प्रत्येक काम को उनके सहारे छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, कोई धोखा नहीं होगा। ठीक है ना, ये होते हैं सच्चे मित्र। देखिए मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं, सबसे पहले ये देखो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उच्च और महान काम में सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब देखो या हमें किस प्रकार के मित्रों को महत्व देना चाहिए, तो वही चीज़ें हैं, यहाँ से यहाँ तक के पूरा आप लोग लिख देंगे, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, यानी अच्छे संकल्प वाले और मृदुल, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ मित्रों को हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ है वही। मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, तो देखिए, तो मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, देखो गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलो देखते हैं यहाँ पे मुहावरा कुछ है क्या। पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। यानी पल्ला पकड़ना मतलब सहारा देना। ठीक है ना, जैसे राम का, जैसे क्या होता है कि संजय की बोर्ड परीक्षा में उसके माता पिता भी उसका पल्ला पकड़ते हैं, यानी उसकी माता पिता भी उसका साथ देते हैं कि वो बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर ले, उसको समय से खाना पीना व्यवस्था कर देते हैं, समय से उसको जो है पढ़ने के लिए उठा देते हैं सुबह। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं, यही है यहाँ पर। और तो मुझे कोई जो है मुहावरा अच्छा दिख नहीं रहा है, बाकी आप लोग देख लेना, कमेंट करना, बता देंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास ये गद्यांश है भाई। देखिए क्योंकि अभी तक ये चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस थे, 30% में इनको बोर्ड ने कट कर दिया था, लेकिन अब ये हैं तो भाई अब की तो ये बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है कि आने ही आने हैं। तो ये शुरू होता है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं और कहाँ तक जाता है, काल बना रहता है। ठीक है, देखो
गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो इसमें लिखेंगे पाठ का नाम लिख देंगे, क्या लिखूं और क्या लिखूं मतलब पाठ का नाम ही है क्या लिखूं, ठीक है। और लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, यहां से लेकर के यहां तक रेखांकित अंश है। चलो बताते हैं। देखो लेखक कहते हैं कि वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। अतीत मतलब अतीत का स्वप्न कौन देखता है? जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है ना। वृद्ध लोग यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो अपने बीते हुए समय का ही स्वप्न देखते हैं, यानी वो अपने बीते हुए समय को ही याद करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपने बीते हुए अतीत को, यानी अतीत माने होता क्या है? बीती हुई बातें, यानी वो हमेशा बीती हुई बातों को ही याद करते रहते हैं, स्वप्न देखते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, तरुण यानी नौजवानों के लिए, ठीक है ना, नौजवान युवक, यानी जैसे हम हो गए, तुम हो गए, जैसे यानी जिस प्रकार नौजवानों के लिए उनका भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए यानी बूढ़ों के लिए अतीत उज्जवल होता है। यानी जैसे अभी हम लोगों को क्या है कि यार अभी भविष्य में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और बूढ़े लोग तो सब पूरा भविष्य बिता चुके हैं, तो अपनी बिताई हुई बातों को ही यानी अतीत को ही याद करके सोचते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं, ठीक है ना। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, यानी वर्तमान में जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं तो हमको ये समय अच्छा नहीं लग रहा है, हमको भविष्य अपना अच्छा लग रहा है कि यार अभी आगे हमें बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। और जो यानी वर्तमान को हम लोग भी नहीं देखते और बूढ़े व्यक्ति भी नहीं देखते, वो अपनी पुरानी बातों को ही याद करते रहते हैं। यानी दूर की बातें हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, नज़दीक की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। नौजवान युवक जो होते हैं भविष्य को वर्तमान काल में लाना चाहते हैं, यानी जो नव युवक हैं वो सोचते हैं कि यार जो 20 साल बाद होगा वो आज होने लगे, ठीक है। और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अपनी हुई बिताई हुई बातों को सोचते हैं कि यार आज ही वो हमारे सामने हो जाए। यानी जैसे अभी कभी बचपन में आप लोग खेले होंगे, यार हम बचपन में पढ़ने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, फिर बाद में सोचेंगे कि यार शायद आज वो दिन आ जाए और हम फिर से पढ़ने जाने लगे, ठीक है ना। यानी वर्तमान में आप उसे फिर से लाना चाहते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि बूढ़े व्यक्ति अपनी बिताई हुई बातों को वर्तमान में देखना चाहते हैं, और जो नवयुवक हैं वो भविष्य में आने वाली बातों को आज ही देखना चाहते हैं, ठीक है। और तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, यानी जो नवयुवक होते हैं वो क्रांतियाँ लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक, और बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो पुरानी की गई बातों को संरक्षित करने वाले होते हैं, यानी पुरानी की गई बातों को याद करने वाले होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बता दिया हूँ। तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं? तरुण चाहते हैं कि उनका भविष्य वर्तमान में आ जाए, और वृद्ध क्या चाहते हैं कि उनका अतीत वर्तमान में आ जाए, यानी उनकी बीती हुई बातें वर्तमान में होने लगें, ठीक है। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव को किस प्रकार से देखना चाहते हैं? तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव को कैसे देखना चाहते हैं? तो नवयुवक जो हैं, ठीक है ना, नौजवान व्यक्ति जो हैं वो जीवन के संग्राम के अनुभव को आज आज ला करके देखना चाहते हैं, यानी नव एकदम वर्तमान में देखना चाहते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा चेंज कर दिए, बाकी सेम क्वेश्चन है, यानी वर्तमान काल में देखना चाहते हैं। अब देखिए भाई अगला, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, यानी पूरा गद्यांश ही रेखांकित अंश है। तो देखो संदर्भ तो सेम टू सेम हो जाएगा, क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या देख लो। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। तो देखो लेखक कहते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य, प्रगतिशील मतलब उन्नति के मार्ग पर अग्रसर, ठीक है ना, यानी उन्नति हो रही है। क्या कहते हैं? उन्नति हो रही है। लेखक कहते हैं कि हिंदी में जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा उन्नतिशील है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और साहित्य अग्रसर हो रहा है। और जो साहित्य के निर्माता लोग हैं यानी जो लेखक लोग हैं वो यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, ठीक है ना। यानी वो सोच रहे हैं कि वो जो साहित्य रच रहे हैं, जो साहित्य वो लिख रहे हैं, उसमें जो आने वाला भविष्य है उसका महत्व तो वहाँ पर समाया हुआ है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। यानी यहाँ जो रचनाएं लिख रहे हैं कुछ समय बाद वो भी पुरानी हो जाएंगी और वह भी अतीत हो जाएंगी, ठीक है ना। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, यानी जो आज नवयुवक हैं जैसे ही बूढ़े हो जाएंगे फिर वो भी अपनी पुरानी हुई बातों को याद करेंगे, ठीक है ना। और उनके स्थान पर नौजवानों का नया दल आ जाएगा, यानी जैसे ही हम लोग बूढ़े होंगे तो हमारी जगह पर नवयुवक लोग नए नए आ जाएंगे और फिर वो लोग अपने भविष्य का स्वप्न देखेंगे और हम लोग अपनी बिताई हुई बातों को याद करेंगे, ठीक है। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, यानी हम लोग अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे और वो लोग आगे आने वाली बातों को याद करेंगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होने का मतलब ये है कि बीती हुई बातें अच्छी लगती हैं, सबसे सिंपल सा, ठीक है।
देखो, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है। भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होता है, क्योंकि उसमें देखो पूरे आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सिंपल सा, दोनों के लिए सुखद होता है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इतना आपको लिखना है। अथवा प्रगतिशील साहित्य निर्माता क्या समझकर साहित्य निर्माण कर रहे हैं, तो बस आपको ये लिखना है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, इतना आपको लिखना है। ये आंसर भी हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। आप में से कई लोग कहेंगे कि अभी तो बहुत सारा गद्यांश बचा हुआ है, तो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, ध्यान देना, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो कल आ जाएगी और पार्ट 2 में जो बचा हुआ पोर्शन है इसका पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।